इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं पोल खोलने वाला हूं पाकिस्तानी आर्मी के चीफ जनरल बाजवा के फेल हो चुके सऊदी अरब दौरे की, जिसे पाकिस्तान छुपाने की भरपूर कोशिश कर रहा है, जिसे कामयाब बताने की बाकायदा मुहिम शुरू की जा चुकी है। पाकिस्तानी मीडिया का एक धड़ा जो पीएम इमरान खान नियाजी के करीब है, वो तो साबित करने पर तुला है कि सऊदी से न तो रिश्ते खराब हुए हैं, ना ही जनरल बाजवा की सऊदी वालों ने बेइज्जती की है। लेकिन हकीकत कुछ और ही है। अपने ही घर में इमरान खान नियाजी से लेकर जनरल बाजवा की मिट्टी पलीद हो रही है। मैंने जब इस हवाले से मैंने सऊदी अरब पता किया और यहाँ पता किया, तो जो इस चीज़ों में इन्वॉल्व थे उनसे मैंने पूछा कि अगर 10 नंबर दिए जाएं इस दौरे को, तो आपके ख्याल में ये दौरे को आप कितने नंबर देंगे? तो उसने कहा कि बिलीव मी, अभी हम बता नहीं सकते क्या क्या हुआ है, क्या क्या अच्छी खबरें होंगी। बहुत इफ्स एंड बट्स होते हैं दो मुल्कों के तल्लुकात में, लेकिन अगर मैं सच्ची बात बताऊं, ईमानदारी से बताऊं, तो 10 आउट ऑफ 10, 10 आउट ऑफ 10 नंबर। तो इसका मतलब है अल्लाह का फजल है, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी सक्सेसफुल हुआ दौरा। हमारे जो सिपहसालार हैं वो एक नाकाम दौरे के बाद सऊदीया से वापस तशरीफ़ ले आए हैं और जिन मकासद के लिए वो गए थे, ज़राए का कहना है वो मकासद हासिल नहीं हो सके। ये दौरा जो है ये विज़िट बराए विज़िट नहीं है, ये सैर सपाटा नहीं है, ये फ़ोटो सेशन नहीं है। इसमें एजेंडा है और एजेंडा साथ गया था। आप फिर तस्वीर देख लें, आईएसआई के सरबराह जनरल फैज़ हमीद के बाजू में एक भारी भरकम फ़ोल्डर है, फ़ाइल है, और उस फोल्डर में सारा एजेंडा मौजूद है। ये नहीं हुआ कि इस मुलाकात के साथ ही, वरना ये एक तरीकाकार होता है कि एक पैकेज दे दिया जाता है कि जनाब आपके ये पैसे जो हम ले रहे थे, अगर इससे गलत फहमी हुई है, ये बहाल कर दिए। ना सिर्फ बहाल कर दिया, आपकी डिफर्ड पेमेंट भी रुकी हुई दोबारा रिव्यू कर दी, बल्कि मज़ीद भी ये आपको दे दिया। ऐसी कोई अनाउंसमेंट फाइनेंशियल भी नहीं हुई। सऊदी अरब की तरफ से ऑफिशियली वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के स्टेटमेंट पे कुछ नहीं कहा गया और कोई स्टेटमेंट सरकारी तौर पे नहीं आया उनकी, यानी कि वज़ारत ख़ारजा की तरफ से, और पाकिस्तान से इख्तलाफात की बात भी उनकी तरफ से ऑफिशियली नहीं आई। और पाकिस्तान की तरफ से भी वज़ीर ख़ारजा ने एक स्टेटमेंट दे के मामला ख़त्म कर दिया और उसको आगे नहीं बढ़ाया। टॉक शोज़ में तज्ज़िया निगार, तबसरा निगार गुफ्तगू करते रहे, लेकिन उस पर हुकूमती सतह पे किसी किस्म का कोई फर्दर स्टेटमेंट किसी वजीर की तरफ से भी नहीं आई। आर्मी चीफ के जाने से सिर्फ एक दिन पहले 16 अगस्त को अरब न्यूज़ में एक आर्टिकल छपता है। ये आर्टिकल जो है डॉक्टर अली आबिद असेरी की जानिब से छपता है, जो कि पाकिस्तान में सऊदी सफ़ीर रह चुके हैं और 2001 से 2009 तक वो यहाँ पर पाकिस्तान में मुशर्रफ साहब के दौर में यहाँ पर सफ़ीर थे। और उनका ये आर्टिकल छपना और उस आर्टिकल के अंदर जो उन्होंने बातें कही, जो गिले शिकवे किए कि पाकिस्तान ने क्या कुछ किया है और सऊदी अरब ने पाकिस्तान के लिए क्या कुछ किया है, और कब कब सऊदी अरब को ज़रूरत थी और पाकिस्तान नहीं था, लेकिन कब कब पाकिस्तान को ज़रूरत थी और सऊदी अरब था। साथ उनका ये कहना कि शाह महमूद कुरैशी का जो बयान है वो बेसिकली उन्होंने उस पर उनको बहुत क्रिटिसाइज़ किया। उन्होंने कहा कि अपनी नाकामियों का मलबा जो है हम पर डालने की कोशिश की जा रही है, और बहुत सी बातें की उन्होंने इस आर्टिकल के अंदर। और इस आर्टिकल को इस तरह से लिया जा रहा है कि ये सऊदी हुक्काम का नज़रिया है, उनका मौक़िफ़ है, उनका बयानिया है। और ये बयानिया जो है ये बयान किया गया जनरल बाजवा के इस दौरे से सिर्फ एक दिन कबल। तो ये बेसिकली बता रहा है कि इस वक्त सऊदी हुक्काम जो है वो क्या देख रहे हैं। ये पाकिस्तानी मीडिया के ठीक ठाक नाम हैं। पाकिस्तानी सरकार में इनकी अच्छी खासी दखल है। बंटवारा आपको साफ नजर आ रहा होगा। आपको साफ पता चल रहा होगा कि किस तरह इमरान खान नियाजी, शाह महमूद कुरैशी और आर्मी चीफ जनरल बाजवा की नाकामी को आवाम तक पहुंचने से रोकने की कोशिश की जा रही है। खासकर यूट्यूब पर सरकार समर्थित पत्रकारों ने पूरा माहौल बना दिया है।
और सरकारी यूट्यूबर हैं जो ये बात फैला रहे हैं। ठीक हो गया, इस ब्लॉग को बनाएं जी, तेल भी होगा, इसके पास गैस ही होगा, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक भी हमारे साथ मिल जाएंगी, तालिबान भी मिल जाएंगे, हाँ तालिबान भी मिल जाएंगे, आपके फ़ोन पे बैठे हुए हैं। ये वही मजहूल अकल लोग हैं जिन्होंने कहा था कि तालिबान जो है वो छोटी ईद के बाद इंडिया के अंदर जिहाद का आगाज़ करने लगे, कश्मीर के अंदर जिहाद का आगाज़ करने लगा। वो कश्मीर इंडिया का हिस्सा हो गया ना, तो कश्मीर के अंदर ये वही मजहूल अकल लोग हैं जिन्होंने ये बात फैलाई है। हमारे सरकारी में, अब हुकूमती यूट्यूबर नहीं, सरकारी यूट्यूबर जो है, ऑफिशियल यूट्यूबर्स ने बनाया कि जी हम अपनी 26,000 फौज पहली किस्त में वापस मंगवाने लगे। अगर फर्ज करें ये होता है, ओके, तो इस वैक्यूम को फिल करने कौन आएगा? अमेरिकन आएंगे ना। वो बात पल्ले पड़ी, मेरे तो ऊपर का सांस ऊपर और नीचे में कहा कि हैं, तो कोई एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एफिलिएशन का हामिल शख्स भी पाकिस्तान के अंदर एक इतने ओहदे पे बैठ के और इतना बड़ा डिजास्टर क्रिएट कर सकता है? उन्होंने कहा जी बिल्कुल, और वो कर रहे हैं। आगे बढ़ूं उससे पहले वही छोटी सी गुजारिश है आपसे, अगर आपने डिफेंस डिटेक्टिव को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दाईं तरफ जो लाल बटन दिख रहा है उस पर क्लिक कर दें और साथ ही बेल आइकॉन भी प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको हमारे हर नए वीडियो की जानकारी फौरन मिल जाएगी। तो अपने आज के मुद्दे पर लौटते हैं। दरअसल हुआ यूं कि आर्मी चीफ जनरल बाजवा और आईएसआई चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद गए तो थे सऊदी अरब के प्रिंस क्राउन मोहम्मद बिन सलमान से मिलने, लेकिन उन्होंने मिलने से मना कर दिया और अपने छोटे भाई प्रिंस खालिद बिन सलमान, जो कि सऊदी के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्हें भेज दिया। ये कदम बताने के लिए काफी था कि सऊदी को मनाने की कोशिशें पाकिस्तान के द्वारा जो की जा रही थीं वो नाकाम हो गई हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उसका मतलब MBS उसका शहजादा मोहम्मद का ना मुलाकात करना, कोई इतनी ज़्यादा उनके पास अपने जेट्स हैं, जहाज़ हैं, कितनी देर लगती है आपको आना और 1 घंटे या आधे घंटे के लिए, ताकि ये समझा जाए कि उन्होंने जो पाकिस्तान से गेस्ट गए हुए थे बड़े एक उसमें वोलेटाइल सिचुएशन में उन्होंने इंपॉर्टेंस दी है। सो ये कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा मेरा ख्याल है एक अनईजी रिलेशनशिप या सऊदीज़ की तरफ से, जैसे आपने कहा मोनार्की है या उनके जहन में है, वो ज़रूर उस पर एक उसके जेस्चर है। आमिर साहब आपके पास क्या इतलात है? क्योंकि मुझे पता चला आपके पास कुछ है कि डिफ्यूज़ हो गया सिचुएशन, बातचीत या नॉर्मलिसी आ गई है, या अभी कोई आपको लगता है कि इरिटेंट्स बाकी हैं और ये मामला इतना जल्दी सेटल होने वाला नहीं है? क्रा साहब, ये जो सऊदी अरेबिया से इतलाएँ आई हैं, उनका ये कहना है कि वक्ती तौर पे हालात डिफ्यूज़ हो गए हैं। अच्छा, हो गए हैं, मगर उसका मतलब ये है कि हालात मज़ीद ख़राब होने से रुक गए हैं। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि हालात पहली वाली सतह पे आ गए हैं या बेहतर हो गए हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। हालांकि वो ये कहा जा सकता है कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ क्योंकि आर्मी के चीफ हैं तो मिलिट्री टू मिलिट्री हुआ है, मगर बहरहाल सबको पता था कि वो ये स्वार्थी मामला भी तय करने गए हैं। सो लेट्स से कि ये फ़िलहाल जो है मज़ीद ख़राब होने से ताल्लुकात रुक गए हैं। पूरी दुनिया को पता चल गया है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के रिश्ते अपने सबसे बुरे दौर में हैं, लेकिन पाकिस्तानी पीएम इमरान खान नियाजी ये मानने को तैयार ही नहीं है। उन्हें तो यकीन है कि सब कुछ ठीक है। ये जो आप वायें सुनते हैं कि सऊदी से हमारे हालात बिगड़ गए, बिल्कुल गलत हैं। हमारे सऊदी से बेहतरीन है, हमारी सऊदी के साथ मुसलसल राब्ते हैं। ये जो कश्मीर का इशू है उसके ऊपर ये जो आया कि जो OIC को आना चाहिए था, उनकी अपनी अपनी फॉरेन पॉलिसीज़ हैं, वो अपने मुल्क के हैं, वो अपने फ़ैसले करें। पाकिस्तान के अपने मौक़िफ़ हैं। आप ये फरमा रहे हैं कि जो अभी रिसेंट जो सारी गुफ्तगू हुई है, आप कह रहे हैं कि सऊदी अरेबिया के साथ जो हमारे अजीम बरादराना दोस्ताना ताल्लुकात हैं उसमें कोई डेंट नहीं आया है और वो बिल्कुल स्ट्रेंथन है और कोई मेजर हमारे डिफरेंसेस नहीं है उनके साथ। कोई डिफरेंसेस नहीं है। सऊदी की अपनी फॉरेन पॉलिसी है, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जी क्योंकि हम ये चाहते हैं तो सऊदी को भी वो करना चाहिए, उनकी अपनी फॉरेन पॉलिसी। मानना पड़ेगा, खुलेआम झूठ बोलना तो कोई इमरान से सीखे। बड़ी हिम्मत चाहिए इमरान साहब इसके लिए। कभी मुलाकात होगी तो पूछ ही लूंगा कि इस कॉन्फिडेंस के पीछे का राज आखिर है क्या। खैर, फिलहाल मुझे लग रहा है कि इसके पीछे तुर्की का हाथ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कश्मीर पर प्रोपेगेंडा के लिए पाकिस्तान मुस्लिम देशों का साथ चाहता है। OIC जो कि सऊदी अरब के इशारे पर चलता है, वो उसकी बात सुन नहीं रहा। तुर्की की सऊदी अरब से नहीं पड़ती, इसलिए उसने मौका देखकर पाकिस्तान को इस बात के लिए राजी कर लिया कि वो अपना अलग मुस्लिम ब्लॉक बनाएंगे, यानी कि OIC से हटकर। पाकिस्तान को लगा कि अरे वाह, ये तो अच्छा ऑफर है
और फिर ब्लॉक बनाने की सुगबुगाहट दोनों देशों के बीच तेज हो गई। लेकिन इन लोगों ने यह नहीं सोचा कि सऊदी अरब बदले में जो करेगा उसकी बड़ी कीमत पाकिस्तान को चुकानी होगी। हमारा ईरान और टर्की की तरफ शायद झुकाव हो रहा है। उनको ये लग रहा है कि सऊदी अरेबिया की कॉस्ट पे हो रहा है, उनको अंडरमाइन किया जा रहा है। सो ये गिलो शिकवे का सिलसिला 5-7 माह से चल रहा था। इसकी कल्मिनेशन जो है शाह महमूद कुरैशी के उस बयान के बाद हुई। उनको इस बात पे एतराज़ है कि आप उसको तुर्की को या तैयब अर्दगान साहब को, जिनके साथ इनके मसाइल हैं, आप उनको ज़्यादा ऊपर लेके जा रहे हैं। जो पाकिस्तान मतलब वो बात ऑब्वियस भी है। ये सारा मामला ख़राब होना शुरू हुआ अक्टूबर से। लास्ट ईयर जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने वहाँ पे जाके यूएन में स्पीच की और तैयब अर्दगान साहब को उन्होंने बहुत बड़ा वो किया, उनके साथ तस्वीरें हैं, सारी चीज़ें। सऊदी उस पर भी नाराज़ हुआ है कि जहाज़ हमने दिया, रॉयल शहजादे ने दिया, हमारे जहाज़ पे गए हैं और लीडर आपने जाके तैयब अर्दगान साहब को वहाँ पे बना दिया। ये उनके कंसर्न थे। जो बाद में खबरें भी आई कि रास्ते से उन्होंने वापस बुलवा लिया अपना जहाज़। तो उसके बाद तो बात समझ में आती है कि उस वक्त हम नहीं मान रहे थे। जब से हमें जहाज़ से उतारा गया था, बिजत करके चलते जहाज़ चलाया गया सी, उसके बाद हमने कोई इस पे होमवर्क नहीं किया। ठीक है, और अगर किया है तो सामने लाएं। अगर होमवर्क किया होता और होमवर्क करके मूव्स कर रहे होते तो सऊदी अरब में इतनी हमारी कच्ची ना होती, बेइज्जती ना होती जितनी कि हुई है। अज़रबैजान जो है उसके ऊपर जितनी इन्वेस्टमेंट कर दी है तुर्की ने, वो आपको अज़रबैजान लेने देता है। और जनाब इनके साथ तुर्की होगा और ये बड़ा ब्लॉक वजूद में आएगा। मैं सुबहान अल्लाह, यानी कि आपकी अकल के ऊपर मातम किया जाए कि तुर्की जो कि शाम के साथ शाम में लड़ रहा है और कुर्दों के इलाके को जो है वो शाम से काटना चाह रहा है और उसकी फौजें शाम की सरजमीन पे मौजूद हैं, वो एक ब्लॉक में आ जाएगा शाम के साथ। मैं आपकी अकल के जनाजा पढ़ना चाह रहा हूँ सिर्फ। अब दिमाग इतना ही तेज होता तो कुरैशी पाकिस्तान के पैरों को कुल्हाड़ी पर मारने वाला बयान ही क्यों देते। लेकिन मजे की बात यह है कि पाकिस्तान को अभी भी लग रहा है कि वो एक तरफ तुर्की के साथ ओआईसी से हटकर नया इस्लामिक गठजोड़ भी बना लेंगे और दूसरी तरफ सऊदी अरब को मना भी लेंगे। पाकिस्तान तुर्की की तरफ जा रहा है, पाकिस्तान ईरान की तरफ जा रहा है, अपनी खारजा पॉलिसी को ब्रॉड बेस कर रहा है, खोल रहा है और तमाम अंडे एक ही बास्केट में नहीं। सो ये प्रॉब्लम शुरू हुए हैं जब लास्ट ईयर अर्दगान साहब के साथ इनकी तस्वीरें आई, इनके साथ बड़ा इनका आपको याद होगा उन्होंने इनको चूमा वगैरह सब कुछ किया, उन्होंने जो इनका ये बोसा वगैरह लिया एज ए कम्प्लीमेंट के तौर पर। सो वो ये समझ रहे हैं कि आप हमारे साथ थे, हमारे साथ खड़े थे, तो हमारे साथ ब्लॉक में खड़े रहें रादर दैन ज्वाइनिंग अनदर। इस्लामी ममालिक ऐसे हैं जो कि ओआईसी से नाला हैं और वो सिर्फ पाकिस्तान नाला नहीं है, और भी बहुत से ममालिक हैं जो ओआईसी से बिल्कुल ओआईसी को समझते हैं कि ये एक अरबों की एक तंजीम बन चुकी है, ये अरब लीग से ज़्यादा कुछ नहीं है। नारा तो हमने लगा दिया कि जी हम एक नया प्लेटफॉर्म या एक नया जो है वो फोरम बनाने जा रहे हैं। ठीक है, ओआईसी के मुकाबले में देख लेंगे आपकी इस तरह से। अब उस जिस तरह इस हुकूमत के बाकी सारे काम होते हैं, इसकी बाकी सारी बोंगियाँ होती हैं, इसकी बाकी सारी यखें होती हैं, ठीक है ना, कि आखिरी वक्त तक भी रिजल्ट मैनेज नहीं हो पाता और आरटीएस बंद करना पड़ जाता। लेकिन सऊदी अरब को पता है कि बात सिर्फ इतनी नहीं है। वो जानता है कि तुर्की के टीवी प्रोग्राम इर्तुगुल को पाकिस्तान में दिखाने के पीछे भी एक बड़ा मकसद है। टर्किश ड्रामे इर्तुगुल को पाकिस्तान में जबरदस्त पसंद किया गया। पाकिस्तान के कई सारे रिकॉर्ड्स इसने तोड़ दिए। इर्तुगुल के जरिए तुर्की पाकिस्तान की सोच में बदलाव करना चाहता था और इसमें वो कामयाब हुआ। सऊदी अरब के तौर तरीकों पर चलने वाली पाकिस्तानी आवाम में तुर्की के तौर तरीकों ने घुसपैठ कर ली है और सऊदी अरब को ये पसंद नहीं आया। सऊदी इस चीज़ पे बड़े वो हैं कि जनाब पैसे हमने दिए 6.2 बिलियन डॉलर आप ये मुश्किल में थे, हमने दिए आपको 20 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट हमने दी, आपको तुर्कों ने इसके अगेंस्ट क्या दिया है, उन्होंने आपको दिया है तो हमें बताएं। अभी भी बल्कि वो कह रहे हैं कि हमने यहाँ पे जो विजन है उसका MBS का उनको मोहम्मद बिन सलमान जो है इसका 2030 तक, वो कहते हैं बहुत सारे पाकिस्तानी हमने अभी मंगवाने भी हैं जो आएंगे। ऑलरेडी वो कहते हैं 5-10 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी वहाँ काम कर रहे हैं, इतने लोग तुर्की में हमारे काम नहीं कर रहे। सो सऊदी इस बात पे आते हैं कि हमने सबसे ज़्यादा आपको वो किया हुआ है, फंड किया हुआ है, हमने तेल दिया, हमने पैसे दिए,
हमने लाखों पाकिस्तानियों को नौकरियां दी हुई है, मजीद देंगे। जब हमारी तुर्कों के साथ मसले चल रहे हैं, उसी वक्त पाकिस्तान के अंदर जो है आपने अर्तुगरुल वो ड्रामा जो चलाया वो उसको अगेन रूट से वो ये सोच रहे हैं कि तुर्की अपने आप को रिवाइव कर रहा है एज ए उसके एम्पायर के तौर पर। जब आप टीवी पर अर्तुगरुल चलाएंगे, उनके लोगों को हीरो दिखाएंगे, तो पाकिस्तान ऑलरेडी एक सॉफ्ट कॉर्नर है टुवर्ड्स द टर्किश। सो पाकिस्तान में पहले सऊदीज के यहाँ पे हमारी सोसाइटी में एक्सेप्टेंस होती थी, ज्यादा सऊदीज को इंपॉर्टेंस दी जाती थी हमारे पॉलिटिकल अफेयर्स में, इकोनॉमिक में वो लोग मसले हल करते थे, डीलें करवानी है, आप पता नवाज शरीफ ने जाना है, आना है, क्या करना है, तो वो करते। अब उन्हें ये फील हो रहा है कि नहीं ये शिफ्ट हो रही है, ये सारा कुछ शिफ्ट हो रहा है, हुक्मरान भी शिफ्ट हो रहे हैं, तुर्की की तरफ जा रहे हैं, और पाकिस्तानी अवाम भी अर्तुगरुल की वजह से, ड्रामे की वजह से वो हीरो बन गए, वो भी उधर जा रहे। सो उनको ये खौफ हो रहा है कि हमारा इन्फ्लुएंस जो है ना पाकिस्तान में, जो रोल था, क्लाउड था, कल्चरल था, वो रिलेशन, वो हर्ट हो रहे हैं। तो सऊदी अरब को नाराज करने में पाकिस्तान की तरफ से एक भी मौका नहीं छोड़ा गया। पाकिस्तान की चाल देखिए, एक तरफ जनरल बाजवा संबंधों को सुधारने के लिए सऊदी पहुंचे, जिस दिन उनकी मुलाकात क्राउन प्रिंस के साथ होनी थी, उसी दिन पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी कतर के एम्बेसडर के साथ मीटिंग कर रहे थे। अब चूंकि कतर के भी सऊदी से रिश्ते ठीक नहीं हैं, तो जाहिर है बवाल तो होना ही था कि आप जो है वो मामला दुरुस्त करने का पैगाम लेके आए हैं, और इस वक्त भी कतर के एम्बेसडर को बुलाया जा रहा है। इस पे भी सुना है सऊदीज जो है ना वो कहते हैं भाई साहब आप एक आध दिन जो है मतलब आपने ज़रूर उसी दिन कोई ना कोई यहाँ पे शाह महमूद कुरैशी साहब ने उन्होंने अपना मेला रचा लिया कि अगर उधर वो सऊदीज में गए हुए हैं DGISI और आर्मी चीफ, तो हम भी ये मैसेज दे रहे हैं, क्योंकि कतर का और सऊदीज का हम सबको पता है कि क्या उनका है। ये कुरैशी साहब को इससे तो ये पता चल रहा है कि ये तो टीम वर्क है। लोग तो कह रहे थे शायद कुरैशी साहब ने अकेले ऑपरेट किया, बट इट सीम्स द टीम वर्क। एक दिन इंतजार नहीं हो सकता था। ये एक इशू को भी उन्होंने नोट किया ज़रूर है कि उसी दिन ही जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मुलाकात वहाँ पे जारी थी, तो यहाँ कतर के एम्बेसडर के साथ मिलने थे, आगे पीछे किया जा सकता है, तो वो भी इन चीज़ों का सिंबलिज्म देखते हैं। तो बिल्कुल थोड़ा सा ये भी उन्होंने नोट किया है, और ये हमें सऊदी अरेबिया से बातचीत के दौरान पता चली। हमने तो खुद भी गौर नहीं था किया कि ये मुलाकात हुई है। लेकिन तब भी इमरान खान नियाजी को लगता है कि सऊदी से संबंध एकदम ठीक हैं। अब सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है? जहां तक मुझे ये पूरा गेम समझ आ रहा है, उसकी जड़ में भारत है, कश्मीर है। पाकिस्तान को लग रहा है कि जैसे UAE और इजराइल में समझौता हो गया है, कल को जाकर कहीं सऊदी अरब और इजराइल में भी दोस्ती हो गई, तो कश्मीर के जिस हिस्से पर उसने अवैध कब्जा कर रखा है, उसे तो भारत को वापस करने के अलावा और कोई चारा बचेगा नहीं। तभी तो इमरान खान को ये बात सबके सामने नेशनल टीवी पर स्वीकार करनी पड़ी कि हम इसराइल को कभी तस्लीम नहीं कर सकते जब तक फ़लस्तीनों को उनका हक नहीं मिलता, उनको एक जस्ट सेटलमेंट नहीं होती। जो 2 नेशन थियोरी थी पैलेस्टीनियन की कि उनको पूरा एक उनकी स्टेट मिले जो कि पैलेस्टीनियन फैसला करें, ठीक है। जब तक वो नहीं होता, अगर हम वो तस्लीम कर लेते हैं तो हमें फिर कश्मीर का भी, हमें एग्जैक्टली सिचुएशन कश्मीर का है तो हमें वो भी गिव अप करना जाना चाहिए। तो इसलिए पाकिस्तान नहीं तस्लीम कर सकता इजराइल को। इस इंटरव्यू में इमरान ने चीन की बड़ी तारीफ की। एक बहुत बड़ी बात कही कि पाकिस्तान का भविष्य चीन से जुड़ चुका है। फिलहाल इमरान को चीन में तारणहार नजर आ रहा है। सऊदी अरब को जो $1 बिलियन लौटाए भी वो चीन ने ही दिए थे। लेकिन चीन के साथ जो पाकिस्तान के भविष्य के जुड़े होने की बात उन्होंने कही, उसका मतलब भी शायद उन्हें पता नहीं है, या फिर उन्हें कुछ और ही सब्ज़बाग दिखाए जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें छोड़कर पूरी दुनिया को पता है कि चीन से भविष्य को जोड़ने का मतलब आखिर है क्या। हमारा होमवर्क ही नहीं है। उस फोरम को हमने किस बुनियाद के ऊपर एस्टैब्लिश करना है? एज ए सैटेलाइट स्टेट ऑफ चाइना। और सैटेलाइट स्टेट ऑफ चाइना जो होती हैं वो तो नॉर्थ कोरिया होती हैं मेरे भाई। और नॉर्थ कोरिया के अंदर इस वक्त लोगों की, अवाम की, अफराद की, इनफरादी आज़ादियों की क्या सूरत हाल है वो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। भाई चाइना के अंदर तो फिर भी कोई CNN चला जाता है, कोई BBC चला जाता है, कोई अल जजीरा चला जाता है, चाइना के अंदर तो फिर भी चला जाता है। लेकिन नॉर्थ कोरिया के अंदर तो ऐसा कोई हमने तकल्लुफ रखा ही नहीं हुआ। तो अगर आप चाइना की सैटेलाइट स्टेट बनने जा रहे हैं तो इसका मतलब ये है वो तुम्हारा बेड़ा तर जाए। और भाईजान चाइना के अंदर तो 50,000 के क्यूबिकल्स के
और क्यूबिकल का साइज क्या होता है 5.5 फुट ज़रब 4 फुट तकरीबन कवर ही होती है, ठीक है। और 24 घंटे में एक दफ़ा बाथरूम तक रसाई होती है, और उसे वो रिहेबिलिटेशन सेंटर कहते हैं। और ऐसे सेंटर जो है उनके 50-50 हज़ार कमरे एक विसिनिटी के अंदर या एक लोकेलिटी के अंदर होते हैं, ठीक हो गया। तो वो और वहाँ पे वो लोगों को रखते हैं, ये गौर मुस्लिम उसकी तातरीन विक्टम है, और उनको रख के उनके फ्रेम ऑफ माइंड करते हैं। ख़वातीन जो हैं उनको लिबरलाइज किया जाता है। लिबरलाइज कैसे किया जाता है कि दिन में और रात में उनकी सेल्स के अंदर जो हैं वो उनके लोग घुस जाते हैं, तो फिर उनके साथ जो होता है वो आप समझ सकते हैं। तो अब जिनके साथ अलायंस करने जा रहे हैं ये वो लोग हैं। तो आप यहाँ पे अपनी ये जो ज़ुबान है इसको काट के तो इसी लैपटॉप के अंदर रख दीजिए, और ये उंगलियां भी काट दीजिए, वरना फिर ये गर्दन कटने में। मैंने कहा नहीं भाई ऐसी बात ना करें, आपकी मेहरबानी है, ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान के मुआशरे की अपने डायनामिक्स हैं, अगरचे वो डायनामिक्स जो है वो 2016 से कुछ नहीं कर पा रहे, लेकिन थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं तो कोई आवाज़, उन्होंने कहा ये थोड़ी सी आवाज़ भी नहीं, हाँ ठीक हो गया। नॉर्थ कोरिया तो इससे भी वर्स्ट सिचुएशन है, चाइना से भी वर्स्ट सिचुएशन है। यही वो हकीकत है जिसे पाकिस्तान में छुपाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, इस पूरे विवाद पर मेरा टेक ये है कि जो कुछ भी हो रहा है वो भारत के लिहाज से बहुत अच्छा हो रहा है। अरब और खाड़ी देशों से भारत के संबंध अच्छे हो रहे हैं, और पाकिस्तान मुस्लिम ब्रदरहुड में ही आइसोलेट यानी कि अकेला होता जा रहा है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको डिफेंस डिटेक्टिव का ये एपिसोड पसंद आया होगा। चलते चलते उन सभी लोगों का एक बार फिर से धन्यवाद जिन्होंने डिफेंस डिटेक्टिव की मदद की है। आपकी छोटी से छोटी मदद भी हमें प्रेरणा देती है और अच्छा काम करने की, देश के खिलाफ चलाए जा रहे प्रोपेगेंडा को बेनकाब करने की। मुझे पूरा भरोसा है कि आप आगे भी ऐसे ही डिफेंस डिटेक्टिव की मदद करते रहेंगे। जल्दी ही फिर हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। इजाजत दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।